नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ANT स्टडी पॉइंट पर। तो आज उत्तराखंड की तीसरी क्लास है जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। तो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं हम, जिसमें कि पहला है उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल और KP नौटियाल आदि को जाता है। तो ये पहली है कि अगर पूछा जाएगा कि पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय उत्तराखंड में किस किस व्यक्ति को जाता है, तो यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, KP नौटियाल आदि को जाता है। दूसरा है हरिद्वार के बहादराबाद में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज 1951 ईस्वी में हुई तथा 1953 ईस्वी को यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादराबाद से पाषाण उपकरण एवं मृदभांडों की खोज की। तो 1951 में बहादराबाद से ताम्र उपकरणों की खोज हुई। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादराबाद से पाषाण उपकरण एवं मृदभांड की खोज की। आगे चलते हैं। आगे है नंबर 3 हटवाल घोड़ा शैल चित्र। ये ध्यान रखेंगे, क्या है हटवाल घोड़ा शैल चित्र। ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। हटवाल घोड़ा शैल चित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए और ठडुंगा शैल चित्र, ये भी ध्यान रखेंगे, दोनों नहीं है तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। ठडुंगा शैल चित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुए और द्वाराहाट में मुनियों की डाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैल चित्र अवशेष प्राप्त हुए, ये भी ध्यान रखेंगे। फोर्थ है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हैनवुड को माना जाता है। यानी अगर पूछेंगे उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है, तो हैनवुड को माना जाता है। इसने 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज की। कब की? 1856। कौन से? देवीधुरा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। पांचवा रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल ने की तथा रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कपमाक्स ओखली की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। मेहरुड़ी उडियार रामगंगा घाटी में स्थित है। अगर पूछेंगे मेहरुड़ी उडियार कहाँ स्थित है, मेहरुड़ी उडियार रामगंगा घाटी में स्थित है। छठा देखेंगे 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 में हुई और मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से है। किस चीज शैलचित्र का संबंध? मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से। 7 देखेंगे 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय यानी कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिला। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? कश्यप पहाड़ी पर। कहाँ है? अल्मोड़ा पर स्थित है तथा बाड़वाला या जगत ग्राम में अश्वमेघ यज्ञ होने का विवरण मिलता है, जिसमें एक गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का जिक्र मिलता है। हरिपुर नामक स्थल देहरादून में स्थित है। कहाँ है हरिपुर नामक स्थल? देहरादून में स्थित है। इतिहासकार बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत को महाभारत कालीन का बताया है। किसने बताया है? बीबी लाल ने। इतिहासकार बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया है। जो मृदभांड संस्कृति थी वो किस कब बताई है? महाभारत कालीन में। 9th है महास में संस्कृति की आकृतियां की खोज 1877 ईस्वी में रिवेट कार्नर द्वारा की गई थी। इससे संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा द्वाराहाट मंदिर कहाँ है, द्वाराहाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो द्वाराहाट मंदिर चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में। नेक्स्ट देखेंगे 10 पश्चिमी रामगंगा घाटी नौला ग्राम से यशोधर मठपाल ने, यानी जो नौला ग्राम घाटी है, डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कपमार्क्स खोजे।
कपमार्क्स क्या होते थे, एक बड़ा पत्थर होता था, बड़ा सा पत्थर, इनके बीच में ये छोटे छोटे से गड्ढे होते थे बनाए हुए लोगों के द्वारा, इनको कपमार्क्स बोलते थे, छोटे छोटे। तो तथा देवीधुरा में कपमार्क्स की खोज MP जोशी ने की। यानी पश्चिमी रामगंगा घाटी नौलाग्राम में यशोधर मठपाल ने 73 कपमार्क्स खोजे थे और देवीधुरा में कपमार्क्स की खोज MP जोशी ने करी थी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं उत्तराखंड की पूरा प्रजातियाँ। उत्तराखंड की पूरा प्रजातियाँ, तो इसमें नंबर 1 है, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल को माना जाता है तथा पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा करती थी। तो उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति किसको माना गया है, कोल प्रजाति को। अब पूछेंगे कोल प्रजाति का वर्णन कहाँ मिलता है, मुंड या सबर नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है कोल प्रजाति का वर्णन, मुंड या सबर नाम से। अब पूछेंगे नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा कौन करते थे, तो कोल लोग नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा करते थे। आगे देखते हैं नंबर 2, कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या भील भी कहा जाता है तथा स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा गया है। इनकी भाषा या बोली मुंडा एवं इनका मुख्य खाद्य सत्तू था। तो किरातों, कोल के बाद किसका आधिपत्य हुआ, किरातों का। इनकी जानकारी मिलती है और इन्हें किन्नर या भील भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है, किन्नर या भील भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा गया है। किसमें कहा गया है, भील, स्कंद पुराण में। और किरातों की भाषा क्या थी, भाषा या बोली मुंडा। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बाणभट्ट की कादम्बरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है तथा कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। जॉर्ज गियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीन जाति मानते हैं। किरातों को प्राचीन जाति कौन मानते हैं हिमालय क्षेत्र की, जॉर्ज गियर्सन। और अभी भी कहाँ पर किरातों के वंशज रहते हैं, अस्कोट व डीडीहाट में। रघुवंश महाकाव्य किसका है, तो यह है कालिदास का। और बाणभट्ट कादम्बरी किसकी रचना है, तो यह है बाणभट्ट की रचना। बाणभट्ट की रचना क्या है, कादम्बरी। तो 3-4 फैक्ट बन गए यहाँ से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 4th की ओर। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, काव्य मीमांसा किसकी रचना है, राजशेखर की। किरातों के बाद उत्तराखंड में किसका आधिपत्य या उल्लेख मिलता है, तो खस प्रजापति का। 1885 में इसे शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। किसको, खसों को। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार महाभारत के युद्ध में खसों ने किसकी ओर से युद्ध लड़ा, कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। 5th है, घर जमाई प्रथा एक पशु बलि प्रथा खसों के समय प्रचलित थी। खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार खसों के समय हुआ। तो इसमें पूछेंगे घर जमाई और पशु बलि प्रथा किसमें प्रसिद्ध थी, तो खसों में। और देवदासी प्रथा किसमें प्रसिद्ध थी, तो ये भी खसों में। और पूछेंगे उत्तराखंड या गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ, तो ये भी खसों के समय हुआ। तो इस प्रकार इनसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। नंबर 6 है, काली नदी घाटियों में रहने वाले
भोटिया प्रजाति को सौका कहते हैं, जो कि एक व्यापारी प्रजाति थी। 1962 तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। 1962 ही तक क्यों करते थे? 1962 के बाद क्या हुआ? भारत और चीन का युद्ध हुआ। किसका? भारत व चीन का युद्ध होने के बाद यह व्यापार बंद हो गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 7वां है, भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता था। तो भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? कुंच कहा जाता था। 8 है, यशोधर मठपाल ने नैनीताल के कुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। तो यशोधर मठपाल ने कहाँ से? कुटानी नाला पूछेंगे कहाँ है? तो यह नैनीताल में पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। 9th है, उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए। तो कहाँ से नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से? उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। नेक्स्ट चलते हैं। 10th, लाखू गुफा की खोज 1968 में MP जोशी ने करी। और लाखू गुफा अल्मोड़ा के पाड़ेछीना के निकट दलबैंड पर सुयाल नदी तट पर स्थित है। लाखू गुफा में मिले शैलचित्र की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका शैलचित्रों से करते हैं। यहाँ से नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय प्राप्त हुआ था। लाखू गुफा में पशुओं व मानवों के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, जिन शैलचित्रों में 3 प्रकार का रंग प्रयोग हुआ है। लाखू उडियार के शैलचित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य या नृत्य मंडली है। तो इसमें पूछेंगे लाखू गुफा की खोज कब हुई? 1968 में। कब हुई लाखू गुफा की खोज? 1968 में। किसके द्वारा? MP जोशी के द्वारा। और लाखू गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में, पाड़ेछीना के निकट दलबैंड में। और लाखू गुफा किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर। और इसकी तुलना कुछ विद्वान किससे करते हैं? भीमबेटका शैलाश्रय से। और यहाँ का चित्र किस प्रकार का है? नागफनी के आकार का भव्य शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर पशुओं व मानवों के रंगीन शैलचित्र मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे आप सभी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में बाकी की चीज़ें देखेंगे। आज छोटी क्लास ही थी। बाकी आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी कमी रही होगी उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।